हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िकल पॉलिसी के बारे में। फ़िज़िकल पॉलिसी क्या होता है, किस चीज़ों के बारे में बात करता है, किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए ये। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो लेक्चर होता है वो हिंदी मीडियम के लिए भी यूज़फुल रहता है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी यूज़फुल रहता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखना पसंद करते हैं, स्कूल में हो या आप कॉलेजेस में हो, आप अगर हिंदी में नोट्स बनाते हैं या हिंदी लैंग्वेज में ही आंसर को लिखते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फ़िज़िकल पॉलिसी क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं फिज़िकल पॉलिसी के बारे में। फिज़िकल पॉलिसी को हिंदी में बोला जाता है राजकोषीय नीति। ठीक है, क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति बोलते हैं। चलो, फिज़िकल पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, public borrowings to influence the level of economic activity in the country। ठीक है, हिंदी में देखिएगा, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार कराधान यानी कि टैक्सेशन, सरकारी व्यय यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सार्वजनिक ऋण, ठीक है, पब्लिक बोरोविंग्स के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। ठीक है, जो फिजिकल पॉलिसी होता है, आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में हमने ये पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो एम रहता है वो क्या रहता है? मनी से रिलेटेड रहता है। ठीक है, कि मनी सप्लाई कैसे किया जाए, मार्केट में कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से उस पर रोक लगाई जा सकती, कैसे मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ी थी, है ना। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है ये भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था। फिजिकल पॉलिसी को हम लोग थोड़ा सा ना रिलेट करते हुए चलिएगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से। फिजिकल पॉलिसी का भी एम यही रहता है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, लेकिन ये बात मनी से रिलेटेड नहीं करता। यहाँ पे बात किया जाता है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट रिवेन्यू कहाँ से जनरेट कर पा रही है, एक्सपेंडिचर कितना होगा गवर्नमेंट का, कितना होना चाहिए, पब्लिक से डेप्ट कितना लेना है, पब्लिक के लिए डेप्ट कितना लेना है, ठीक है, पब्लिक डेप्ट कितना होना चाहिए, उसको कैसे रेगुलेट करना है। इसके अलावा बजट से भी रिलेटेड चीज़ें आप फिजिकल पॉलिसी के अंदर में पढ़ते हो। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई होगी कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो किस बारे में बात कर रहा होता है, कि कैसे हम अपना रिवेन्यू जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट किस प्रकार से रिवेन्यू जनरेट करेगा, कहाँ कहाँ से रिवेन्यू उसको जनरेट होगा, कहाँ कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर करना है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे किए जाएंगे। पब्लिक अगर एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कमाई से, रिवेन्यू से अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो जो हमको उधार लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग पब्लिक डेब्ट बोलते हैं, वो हमको कितने का लेना पड़ेगा, उसका हम लोग कैसे उसको रेगुलेट करेंगे, कितना लेंगे, उसको कैसे वापस करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा फिजिकल पॉलिसी के अंदर में करते हैं। और इसके लिए ये नीति बनाई गई है कि कैसे गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करती जाए और कैसे उसको फिर खर्च करेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या देखा था कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन फिजिकल पॉलिसी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स द गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे टैक्सेस का उपयोग कर रही है, जो कि इसके रिवेन्यू का मेन सोर्स होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करे उसका मेन सोर्स क्या होता है, टैक्सेशन होता है, जो पब्लिक टैक्स भर रही होती है
वो गवर्नमेंट के लिए एज अ रेवेन्यू काम करती है, ठीक है। एंड पब्लिक स्पेंडिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, और पब्लिक स्पेंडिंग करना है उसको, ताकि किस प्रकार से वो पब्लिक स्पेंडिंग करे, ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है गवर्नमेंट के? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास करना, आर्थिक विकास करना, एम्प्लॉयमेंट देना यानी कि रोजगार बढ़ाना, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, ठीक है। ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी देखा था कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बना पाते हैं, स्थिरता रखना है आपको मूल्य में, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जो इनकम में इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलता है उसको कैसे कम किया जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में जब गवर्नमेंट कोई नीति बनाई है, उस पर काम करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में सरकार टैक्स और सरकारी खर्च यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बदलाव करके आर्थिक विकास, रोजगार, मूल्य स्थिरता और आय की असमानता को कम करने का प्रयास करती है। इतना तक आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि कौन इस फिजिकल नीति के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। एक तो ये बात की जा रही है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे होगा, गवर्नमेंट को उसको एक्सपेंड कहाँ कहाँ पे करना है, अगर एक्सपेंडिचर अमाउंट ज़्यादा आ जाता है तो पब्लिक डेप्ट हमको कितना लेना पड़ेगा, उसको हम कैसे चुकाएंगे, उसका हमको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेस का इस्तेमाल करके, पब्लिक स्पेंडिंग का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या करती है? अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करती है। इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग दूसरे स्लाइड में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, प्राइस स्टेबिलिटी करने में एंड रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी करने में इसका जो काम रहता है फिजिकल पॉलिसी का, ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करना इनका काम होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिजिकल पॉलिसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आपके सामने में, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? एक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ करना हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी हमने देखा था कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। सेकेंड देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, पूर्ण और अधिक रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमको पब्लिक्स को देना है, जनता को देना है, ठीक है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद देखिए प्राइस स्टेबिलिटी करना, मूल्य में स्थिरता लाना, ये भी इनका उद्देश्य है। देखो ये सारी चीज़ें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में भी उद्देश्य में पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से या प्राइस स्टेबिलिटी कर सकते हो, सरकार ना फिजिकल पॉलिसी से भी प्राइस स्टेबिलिटी कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। तो बहुत सारी जो पॉलिसी है ना वो गवर्नमेंट के और इकोनॉमिक के हित के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन में नियंत्रण करने में भी आपका जो है फिजिकल पॉलिसी काम करती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी जो आपको देखने को मिलती है एक इकोनॉमी में, उसको कम करने का कार्य भी फिजिकल पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है और ध्यान से सुना है तो, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं आय एवं धन की असमानता को कम करना, ठीक है, असमानता को कम करना। तो ये आप लोगों ने देखा, हमने कुछ 4 से 5 यहाँ पे इसके उद्देश्य देखे हैं, किसके? फिजिकल पॉलिसी के उद्देश्य देखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पूरा समझेंगे कि किस प्रकार से इसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से धैर्य से सुनिएगा, बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स या कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं फिजिकल पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करती है फिजिकल पॉलिसी के अंदर में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो सरकारी व्यय। क्या बोलोगे? सरकारी व्यय, ठीक है।
चलो, गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रोड्स। गवर्नमेंट्स क्या करती है, खर्च करती है पैसे किस पे, रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए। ये सब चीज़ों से आप फैमिलियर हो गए, ठीक है, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, हाँ, रेलवेज बनाती है, हाँ, एजुकेशन में पैसा लगाती है, हाँ, हेल्थ केयर में पैसा लगाती है, बिल्कुल, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाती है, एंड वेलफेयर स्कीम्स में पैसे लगाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको हिंदी में देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, आधारभूत संरचना यानी कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया खर्च सरकारी व्यय कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसको बोला जा रहा है, सरकार के वेलफेयर के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए सरकार के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको, जब इस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिमांड में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। जब गवर्नमेंट, समझ लीजिए आपके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला कि भाई इन बच्चों की जो फीस है, जो भी पढ़ाई का आगे का खर्च होगा वो गवर्नमेंट देगी। अब गवर्नमेंट अगर फीस देगी तो आपके पास जो जेब में पैसे रहेंगे वो क्या होंगे, बचेंगे तो आप क्या करोगे, अननेसेसरी चीज़ों में खर्च करना शुरू करोगे। खर्च करना शुरू करोगे तो क्या होगा, डिमांड में राइज होगा। ठीक है, कोई भी आप अननेसेसरी चीज़ जब खरीदने लग जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज़ को दाम बढ़ा करके देगा और आप उसको खरीदोगे भी। क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपके जेब में पैसे बचे हुए हैं। आपका जो फीस था वो गवर्नमेंट ने दे दिया तो आपके जेब में क्या है, पैसे बहुत ज़्यादा बच गए तो आप अननेसेसरी चीज़ खरीदोगे, उसके आप दाम बढ़ाओगे, डिमांड बढ़ेगी तो उसका दाम भी बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो आपके पास आपके पैसे बच जाएंगे जेब में, जो आपने रखा था अपने फीस के लिए। आप क्या करोगे, अननेसेसरी चीज़ खरीदने जाओगे मार्केट में, उसकी डिमांड रेज होगी तो प्राइस रेज होगा, और प्राइस रेज होगा तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। इसका सेकंड केस देखिएगा, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर इसी एक्सपेंडिचर में डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, डिक्रीज हो गया यानी गवर्नमेंट जो है ना एजुकेशन में बोल रही है मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं आधा पैसा, ये 30% 20% में पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स खुद करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता है एक्सपेंडिचर में कमी करी जाती है तो क्या होगा, डिमांड आपको रिड्यूस होता दिखाई देगा। कैसे, क्योंकि 80% जो फीस है वो आप अपने जेब से पे करो, आपके जेब में अब थोड़े से ना कम पैसे बचे तो आप बहुत ज़्यादा उस पर खर्च नहीं कर पाओगे, तो किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस भी उसका क्योंकि कम होगा डिमांड कम होने के कारण, तो इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन केवल मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। क्लियर हुआ। हिंदी में एक बार इसको देख लीजिए, सरकारी व्यय बढ़ने से मांग और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेकंड केस आप ये देखोगे कि सरकारी व्यय कम करने से मांग कम होती है। ठीक है, कम होगी तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आई होप आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो एम है उसको समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट हम लोग के साथ जो है इन्फ्लेशन कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, सेकेंड वाला देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन। अब जैसे कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, वो क्या है, कहीं ना कहीं टैक्सेशन है। सबसे पहला सोर्स ऑफ रिवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है, टैक्सेशन है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कराधान। ठीक है, याद रखिएगा, कराधान बोलते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स। एक तो इनकम टैक्स की तरफ से टैक्स मिल जाता है, एक हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अलावा एक हो गया आपका जीएसटी। ये सारे टैक्सेस से गवर्नमेंट क्या करती है ना, रिवेन्यू अर्न करती है, रिवेन्यू जनरेट करती है। सरकारी व्यय, व्यक्तियों और व्यवसायों के आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी आदि के रूप में कर
जाता है, कर वसूलती है सरकार, ठीक है, कर वसूला जाता है सरकार के द्वारा, यही इसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब देखिएगा कैसे काम करता है टैक्स। अब देखो सरकार क्या करेगी ना, इस पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन में उसका पूरा पूरा कंट्रोल है, ये तो आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेगी, टैक्स में रिडक्शन कर देगी। सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं कि अगर सरकार टैक्स में कमी कर देती तो क्या होता है, सेविंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, समझ लीजिए एग्जाम्पल, आप 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये में सरकार आपको बोलती है कि भैया तुमको 80 रुपये टैक्स देना है। टैक्स देना है तो आपके जेब में कितने पैसे बचे, 20 रुपये बचे। अब 20 रुपये में आप कितनी डिमांड कर पाओगे, ठीक है। तो जब रिडक्शन कर दिया जाता है, समझ लीजिए ये 80 नहीं, ये रिडक्शन करके सरकार ने बोल दिया कि भाई तुम ना अब सिर्फ 20 रुपये टैक्स देना, 80 रुपये आपके जेब में बचा। 80 रुपये क्या है, आपकी सेविंग्स है जो आपके जेब में बच गई, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेविंग इंक्रीज हो गया तो आप क्या करोगे, जेब में जब पैसा रहेगा तो हम क्या करते हैं, अननेसेसरी गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड राइज होगी, डिमांड राइज होगी तो प्राइस राइज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस में बोला जा रहा है कि सरकार यदि टैक्स को इंक्रीज कर देती है, जैसे कि हमने देखा, समझ लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम है, अब सरकार 20 रुपये नहीं, सरकार बोल रही है आप मेरे को 80 रुपये टैक्स देना। अब आपके पास क्या हुआ, 20 रुपये बचा जेब में। 20 रुपये बचने से क्या हुआ, जो आपकी इनकम थी, जो सेविंग इनकम है वो क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो आप क्या करोगे, डिमांड कर पाओगे क्या, आप डिमांड क्या है, नहीं कर पाओगे। डिमांड आप क्या करोगे, कम करोगे। तो मार्केट में डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो प्राइस भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज हो जाएगा मतलब आप इन्फ्लेशन में कंट्रोल कर पाई गवर्नमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन भी आपको कम होता दिखाई देगा। तो इस प्रकार से टैक्सेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करके भी गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को, डिमांड को, प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, बढ़ने से कम रोक सकती है और उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। सेम चीज़ हिंदी में देखिएगा, कम कर कम करने से, ठीक है, पहला केस तो ये हो गया कम करने से, यानी कि टैक्स कम करने से। जैसे कि हमने इतने सारे अभी एग्जांपल देखे, ठीक है, 20 रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ा तो आपके पास 80 रुपये बच गए। लोगों की खर्च करने योग्य आय बढ़ती है, ये 80 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करोगे, उससे क्या होगा, उपभोग बढ़ेगा और जो आपका इन्फ्लेशन है यानी कि मुद्रास्फीति क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा केस देखिए, कर बढ़ाने से क्या होगा, खर्च करने योग्य आय घटती है। अब देखो ये 20 रुपये से बढ़ा करके सरकार अगर 80 रुपये टैक्स कर देगा तो आपके जेब में कितना बचा, 20 रुपये बचा। 20 रुपये में आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके जो खर्च करने की योग्यता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो मांग में भी कमी हो जाएगी, मांग यानी डिमांड, मांग में भी कमी हो जाएगी और मांग में कमी हो जाएगी तो प्राइस में भी कमी करनी पड़ेगी। प्राइस में कम होगा इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग टैक्सेशन पॉलिसी अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और टूल देखते हैं इसका कि और किस प्रकार से कम कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है सरकार और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकती है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग सब्सिडी देखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल सब्सिडीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फूड, एजुकेशन और फ्यूल, ठीक है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की लागत कम करने के लिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से समझना। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा, किसी भी गुड्स या सर्विस की लागत कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, ठीक है, आपका बोझ कम करने के लिए, पब्लिक का बोझ कम करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता को सब्सिडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडी कहते हैं। इसको हिंदी में भी सब्सिडी ही बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कृषि, आप लोग एग्जाम्पल देखे होगी कि सरकार जो है किसानों का जो खर्च है, उनको जो पैसे का टेंशन होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, उसको कम करने के लिए, उनको ज़्यादा उस गुड्स के लिए पैसा ना देना पड़े, इसलिए क्या करती है, उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। खाद्य और शिक्षा,
शिक्षा से संबंधित आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे कुछ चीज़ों में सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, खरीदने के लिए। अब देखो सब्सिडी का यूज़ करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी। सबसे पहला केस देखिएगा, यहाँ पे हिंदी में शायद छूट गया है लिखना, मैं आप लोग को समझा देती हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं जब आपकी सब्सिडी इंक्रीज होगी। अगर सरकार बोलती है कि सब्सिडी इंक्रीज करी जाएगी, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास में एक आपका जो स्कूल का फीस है, ठीक है, स्कूल का जो फीस है आपका है समझ लीजिए 1,00,000 रुपये है, ठीक है। आपके जो स्कूल के या कॉलेज की फ़ीस, आप एजुकेशन फ़ीस मान लीजिए वो 1,00,000 रुपये। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं आपको सब्सिडी दूंगा कितने रुपए का, 80,000 रुपीज़ का मैं आप लोगों को सब्सिडी दूंगा बोल रहा है, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, सब्सिडी समझ लीजिए इंक्रीज कर दिया, 80,000 रुपये का सब्सिडी देगा बोला। अब जो आप 1,00,000 रुपये फीस देने वाले थे, अब आपके जेब में ये पूरे 80,000 बच गए। अब आपको कितने देने पड़े, सिर्फ 20,000 देने पड़े अपने जेब से। अब आपके जेब में ये 80,000 रुपये बच जाएगा, तो आप क्या करोगे ना, खुशी से झूम उठोगे कि भैया गवर्नमेंट ने तो हमारे 80,000 रुपये दे दिए, हमारे जेब में 80,000 रुपये बच गए। अब आप क्या करोगे, इससे अड़ंग बड़ंग चीज़ खरीदना शुरू कर दोगे, अननेसेसरी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दोगे। उससे क्या होगा ना, आप किसी प्रोडक्ट के 100 रुपये के लिए भी ना आप उसको 200 रुपये देना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके जेब में बहुत सारे पैसे रखे हुए। उससे क्या हुआ, पब्लिक सेविंग जो आपकी थी वो इंक्रीज हुई, आपके जेब में ज़्यादा पैसे बचे। उससे क्या होगा, आप डिमांड राइज करोगे मार्केट में, डिमांड राइज होगा तो प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ पाए इस चीज़ को। सेकेंड केस देखिएगा, जब सब्सिडी सरकार कम कर देगी, कम कर देगी का भी हमने एग्जांपल देख लेते हैं। आपको भरनी है फीस कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की फीस भरनी है, ठीक है। सरकार ने सब्सिडी कम कर दी, अब सरकार बोल रहा है कि मैं 80,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं सिर्फ दूंगा 20,000 रुपीज़। अब आपको कितना देना पड़ रहा है, 80,000 रुपीज़ आपको अपने जेब से देनी पड़ रही है। आपके पास सिर्फ 20 रुपये छूट रह गई सरकार के द्वारा, ठीक है। 80,000 रुपये आप खुद के जेब से भरो। अब आपके पास जो है ना वो कम हो गया, तो उतने में आप क्या खरीदोगे, आप बोलोगे भाई इतना कम पैसा में मैं तो चला लूँगा अपना, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा, मार्केट में जाके मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें सामान नहीं खरीदूंगा, मैं 20,000 रुपये को अच्छे से चलाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक सेविंग क्या हुई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हुई तो क्या होगा, आप डिमांड भी डिक्रीज करोगे मार्केट में डिमांड भी डिक्रीज होगा, और डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस भी डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन में भी डिक्रीज होगा, यानी इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति में भी आप कमी देखोगे, ठीक है। आई होप आप इतनी चीज़ों को समझ पाए होंगे कि डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस भी आपका डिक्रीज होगा, सॉरी डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस भी डिक्रीज होगा, और इन्फ्लेशन भी उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कमी आ जाएगी। तो सब्सिडी का भी उपयोग करके सरकार इन्फ्लेशन में कंट्रोल कर सकती है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 4th नंबर का टूल देखते हैं, पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक उधार। क्या होता है, when government expenditure is greater than its revenue, the government may borrow money from domestic or international sources, ठीक है। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रिवेन्यू से, ठीक है, अधिक हो जाता है, व्यय अधिक हो गया है आय से ज़्यादा, तो सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उधार लेती है, ठीक है। देखो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रिवेन्यू कम हो गया, तो सरकार क्या करेगी ना, उधार लेना शुरू करेगी, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उधार लेना शुरू करेगी, और उधार लेना शुरू करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसे कम बचेंगे, पैसे कम बचेंगे तो वो खर्च नहीं कर पाएगा, खर्च नहीं कर पाएगा तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो इन्फ्लेशन भी हमारा कम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, 5th नंबर का पॉइंट, ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान इसको बोला जाता है। क्या है ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स payments or benefits to people without receiving goods or service directly in return। सरकार द्वारा लोगों को बिना किसी प्रत्यक्ष वस्तु या सेवा के बदले
दी जाने वाली राशि को हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। बात को समझे आप लोग, किसी भी प्रत्यक्ष वस्तु या सेवा नहीं दी जा रही है उनको, उसके बदले में उनको क्या दी जा रही है, भुगतान राशि दी जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सरकार के द्वारा वो राशि जो दी जा रही है, यदि वो सरकार उस राशि को ज़्यादा कर दे तो आपके जेब में बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे, पब्लिक की बहुत ज़्यादा सेविंग होगी तो वो डिमांड राइज करेगा। डिमांड यानी कि मांग राइज करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी हमारा इंक्रीज होगा। और वहीं अगर ट्रांसफर पेमेंट में सरकार कम कर देती है तो कम करने से आपके जेब में पैसे ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे, पैसे आपके पास कम बचेंगे, आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा अपने जेब से, और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जेब में कम पैसा बचेगा। कम पैसा बचने की वजह से आप मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ा पाओगे, अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदोगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, कि कैसे फिस्कल पॉलिसी का उपयोग करके सरकार इन्फ्लेशन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। पहले मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग देख रहे थे फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन भी कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम लोग इतने सारे जो टूल्स पढ़े उसमें देखे। एक चीज़ मैं और आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। जो आप लोग समाज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी देख रहे हो ना, असमानता देख रहे हो, धन और आय में असमानता देख रहे हो, उसको कम करने का प्रयास भी कौन करता है ना, फिजिकल पॉलिसी करता है। कैसे करता है उसको मैं आपको अभी डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार से इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। रिडक्शन इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, असमानता में कमी कैसे की जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एजुकेशन फीस है आपका 5 लाख रुपए। देखिए ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम है ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, याद रखिएगा। ठीक है, इन तीनों को एक एजुकेशन करना है, कंप्लीट करना है। समझ लीजिए इनको करना है बीकॉम। ठीक है, बीकॉम की फीस है 5 लाख रुपए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इनको पढ़ाई करनी है बीकॉम, इनको कोर्स कंप्लीट करना है, बीकॉम की फीस है 5 लाख रुपए। अब ए के पास ना सिर्फ 1 लाख रुपए है, बी के पास है 2.5 लाख रुपए और इसके पास है 4 लाख रुपए, सी के पास है 4 लाख रुपए। समझिए। ठीक है, अब सरकार को अगर इन तीनों को प्रॉपर एजुकेशन देना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसको 4 लाख रुपए देना पड़ेगा, इसको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा और इसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, ताकि ये तीनों में समानता आ सके और ये तीनों ही 5 लाख रुपए की जो एजुकेशन फीस है उसको दे करके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसको सरकार के द्वारा जब ये पॉलिसी की जाती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बीपीएल के बारे में, एपीएल के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सरकार बीपीएल वालों की ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है, क्योंकि उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको ज़्यादा हेल्प किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के पास 1 लाख रुपए है, तो इसको सरकार को ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी। इसको अगर ये बोलेगा मैं तुमको भी 2.5 लाख दे दूंगा, तुमको भी मैं 2.5 लाख रुपए दे दूंगा, तो ये पूरा फीस नहीं पे कर पाएगा, इसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार क्या करेगा, ए की ज़्यादा मदद करेगा, बी को थोड़ा कम मदद की ज़रूरत, उसको 2.5 लाख रुपए भी देंगे तो वो अपना फीस पूरा कर लेगा, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। सी जो पर्सन है इसको और ज़्यादा पैसे की कमी है, इसको 1 लाख रुपए भी हम लोग देंगे तो भी ये अपनी फीस जो है दे करके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। तो सरकार का जो एम है वो ये एम है कि जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसका उतना ज़्यादा मदद किया जाए। अगर ए को हमको ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प ज़्यादा की जाए, बी को अगर मीडियम हेल्प की ज़रूरत है तो उनको मीडियम हेल्प की जाए, अगर सी को बहुत कम मदद की ज़रूरत है तो उसको कम मदद ही की जाए। इस तरीके से
काम करके वो इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है सरकार। ठीक है, अब सरकार बोलेगी मैं तीनों को 1-1 लाख रुपए दे दूंगा, तो हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। C% का एजुकेशन हो सकता है कंप्लीट हो जाए, 5 लाख रुपए उसके पास कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन B का एजुकेशन कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। A का एजुकेशन कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी उतनी ज़्यादा मदद की जाए। आई होप आप लोग ये वाला जो कंसेप्ट है उसको समझ गए होंगे। ठीक है, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, किस प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आप लोग देख लो गवर्नमेंट रिसिप्ट। ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट कौन कौन से चीज़ें कहाँ कहाँ से आती है? गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कहाँ से हो रहा है? तो एक हो गया टैक्स से हो रहा है। जो हम लोग चालान पटाते हैं, फीस पटाते हैं, उससे हो रहा है। यूनिलेटरल फीस पटाते हैं, उससे हो रहा है। IRTC जो हम लोग रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, उन सारी चीज़ों का पैसा जो हम देते हैं वो गवर्नमेंट के रिवेन्यू की तरह काम करती है। जो हम लोग कंपनीज देखते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या जिसमें हम लोग पैसा लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमको मदद भी मिल रही होती है, ये सारी चीज़ें क्या है ना, यहाँ से पैसे जनरेट कर रही है सरकार। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट के रिसिप्ट के सोर्सेस हो गए, रिवेन्यू के सोर्सेस हो गए, टैक्स, चालान, यूनिलेटरल फीस, IRCTC, भेल कंपनी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेकंड देखिएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ पे करती है? एक हो गया पेंशन, सरकार क्या करती है, जो इम्प्लॉयज़ रहते हैं सरकारी इम्प्लॉयज़ उनको पेंशन देती है। इसके अलावा क्या करती है? सैलरी प्रोवाइड करती है, सैलरी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में भी पैसा लगाती है। तो उसके जो रिसिप्ट हो गए वो भी आपके सामने है, और जो गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे खर्च करती है वो भी यहाँ पे आपके सामने है। इसके अलावा पब्लिक डेप्ट, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रिवेन्यू से, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उधार लेना पड़ेगा, पब्लिक के लिए उधार लेना पड़ेगा, डेप्ट लेना पड़ेगा। और जब डेप्ट लेना पड़ेगा तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, उस डेप्ट को, क्योंकि हमको चुकाना भी है, उस डेप्ट को किस प्रकार से मैनेज करना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसको चुकाने की रणनीति बनाना, ये सारा काम फिजिकल पॉलिसी के अंदर में किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिवेन्यू रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड फ्रॉम 3 फंड्स। अब देखो हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, रिवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ पे कर रही है, पब्लिक डेप्ट कैसे मैनेज कर रही है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो रखा कहाँ जा रहा है, क्रेडिट कहाँ हो रहा है, डेबिट कहाँ से हो रहा है, निकाला कहाँ से जा रहा है और उसमें रखा कहाँ से जा रहा है, ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भारत की संचित निधि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत की संचित निधि। सेकंड देखिएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्या बोला जा रहा है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की आकस्मिक निधि। क्या बोलते हैं? भारत की आकस्मिक निधि। थर्ड देखिएगा, थर्ड अकाउंट जो है पब्लिक अकाउंट, भारत का लोक खाता। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि। द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में CFI आप बोलोगे, इज द मेन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का मेन अकाउंट होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के संचित निधि। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की संचित निधि भारत सरकार का मुख्य सरकारी कोष खाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 सबसेक्शन 1 में किया गया है। क्लियर है? अब देखिए, मनी कैन नॉट बी ऑर्डिनरीली बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट
सॉरी विदाउट लिखा हुआ है, विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका जो पैसा है उसको बिना पार्लियामेंट के कंसल्ट के, बिना पार्लियामेंट के ऑर्डर के हम लोग इस पैसे को नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, संसद की स्वीकृति प्राधिकरण के बिना सामान्यतः संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। यह सरकारी वित्त पर संसद के नियंत्रण का महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, इसमें पूरा जो कंट्रोल रहता है वो पार्लियामेंट का रहता है। आप पार्लियामेंट के अधिकारों के बिना, उनके कंसल्ट के बिना, उनके परमिशन के बिना इस पैसे को नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिएगा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी जो ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, इसकी जो ऑडिटिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं कैग। जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स रहते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो इनकी ऑडिटिंग की जाती है कंसोलिडेटेड फंड्स की, वो इसके द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया जाता है। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें इस फंड में, इस अकाउंट में क्रेडिट हो रही है और कौन सी चीज़ें डेबिट हो रही है। क्रेडिट का मतलब पैसा आया, कहाँ से आया, और यहाँ पे पैसा कहाँ पे गया या खर्च हुआ। देखते हैं टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, कर रिवेन्यू हो गया, इनकम टैक्स से पैसा आया, कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा आया, कस्टम ड्यूटी से पैसा आ गया, जीएसटी रिलेटेड यूनियन रिसिप्ट से पैसा आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं। एक फीस हो गया, फाइन से पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, डिविडेंड से आ गया, इंटरेस्ट से आ गया, रिसिप्ट से आ गया। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोरोविंग्स ली, लोन लिया, लोन रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया गया वो भी कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। नेक्स्ट रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर कोई किसी को सरकार ने लोन दिया था वहाँ से रिकवरी हुई है, रिपेमेंट ऑफ लोन हुआ है, तो जो लोन मिला, मनी रिसीव्ड व्हेन द गवर्नमेंट रिकवर्स लोन्स प्रीवियसली गिवन। ठीक है, जो मनी रिकवर हुई, वापस आई, रीपे हुई, तो सरकार का कहा जाएगा? वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। तो ये सारा जो पैसा है ना, वो आया वाला पैसा है, सरकार के पास आया पैसा है। अब देखते कहाँ पे जाता है। यहाँ से डिफेंस एक्सपेंडिचर करना है तो इस फंड से आप करोगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है तो इस अकाउंट से करोगे। एजुकेशन हेल्थ केयर में पैसा लगाना है तो कंसोलिडेटेड फंड से दोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगाना है तो कंसोलिडेटेड फंड से दोगे। कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसमें पैसा लगाना है तो भी आप कंसोलिडेटेड फंड से दोगे। इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू पब्लिक डेब्ट। ठीक है, पब्लिक डेब्ट से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट, कोई रीपेमेंट है तो भी आप उसको कहाँ से दोगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अकाउंट से दोगे। ठीक है, फंड ऑफ इंडिया से दोगे। आई होप आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे कि कहाँ से पैसे क्रेडिट हो रहे हैं इस अकाउंट में और कहाँ पैसे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इस ध्यान से समझिएगा, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोला जा रहा है भारत की आकस्मिक निधि। ठीक है, द कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अ फंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड मेंटेन किया जाता है इस अकाउंट में टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एंड अर्जेंट एक्सपेंसेस दैट अराइज व्हेन देयर इज नो टाइम टू ऑब्टेन प्रायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल थ्रू द नॉर्मल बजटरी प्रोसेस। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि केंद्र सरकार की एक ऐसी निधि है जिसका उपयोग अचानक और अप्रत्याशित परिस्थितियों में तत्काल होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, बात समझिएगा, जो हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका हम लोग ना 30,000 करोड़ रुपीस इस फंड में रखते हैं, कॉन्टिंजेंसी फंड में रखते हैं। पहले जो था 5,000 करोड़ रखा जाता था, लेकिन कोरोना को आफ्टर कोविड इसका जो फंड है उसको इंक्रीज करके, रिजर्व फंड को इंक्रीज करके उसमें 30,000 करोड़ रुपीस रखने का फैसला किया गया।
ठीक है। तो ये जो फंड है वो हमेशा रिजर्व रहता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही निकाल करके कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है, और ये हमेशा इस पैसे को यहाँ पे रिजर्व रखना कंपलसरी है। ये वो खर्चों के लिए है, वो आकस्मिक समय के लिए है, परिस्थितियों के लिए है, जहाँ पे चीज़ें अचानक से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूखमरी आ गई, तो जो एकदम अचानक से आई गई इंसिडेंट्स होती है ना, अचानक से हुए गए प्रॉब्लम्स है, उनके लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, जहाँ से उनके लिए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए जैसे कि अभी आसाम में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, तो आसाम में बाढ़ आई है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो नुकसान की पूर्ति सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से करेगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सब स्टेट को अपने अपने तरफ से ये सारे तीनों फंड बनाने के पूरे आज़ादी है। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बना सकती है, अपने लिए स्टेट के लिए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना सकती है। ठीक है, अच्छा इसको देखिएगा, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 267 सबसेक्शन 1। इसका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब किया गया, आर्टिकल 267 सबसेक्शन 1 में किया गया। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 सबसेक्शन 1 में किया गया। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, द फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये क्या बोला जा रहा है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके हाथ में रहता है, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है। कॉन्सोलिडेटेड फंड जो हमने देखा था वो किसके हाथ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, पार्लियामेंट के हाथ में था। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। इट इज ऑपरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, आकस्मिक निधि की राशि भारत के राष्ट्रपति के पास रखी जाती है। राष्ट्रपति की ओर से इसका संचालन जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है ये पूरा फंड, और इसके इनके बिहाफ में कौन इसको रेगुलेट कर रहा है या कौन इसका इस्तेमाल कर रहा होता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कर रहा होता है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोग को, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका जो नेक्स्ट अकाउंट रहता है वो ये आपका लास्ट है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत का लोक लेखा। क्या बोलते हैं, भारत का लोक लेखा बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा। द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द 3 मेन पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम का जो 3 मेजर पार्ट हमने देखा उनमें से एक अकाउंट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। It is provided under Article 266 subsection 2 of the Constitution of India। जो Constitution of India उसके आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में, 266 सबसेक्शन 2 में लिखा गया है। भारत का लोक लेखा भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने, 266 सबसेक्शन 2 में किया गया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए, एग्जांपल्स ऑफ मनी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में किस प्रकार के पैसे रखे जाते हैं, अब आप ये देखिएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, अब प्रोविडेंट फंड आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा जो प्रोविडेंट फंड रिजर्व किए जाते हैं गवर्नमेंट के पास में, वो पैसे कहाँ रखे जाते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड में रखे जाते हैं। ये पैसे पूरे पब्लिक के होते हैं। पब्लिक इसको कभी भी निकाल सकती है, कभी भी इस पर जमा कर सकती है। ठीक है, इस पर भी पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत है अपना प्रोविडेंट फंड वापस निकालने के लिए। नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन। जो हम लोग स्मॉल सेविंग्स करते हैं, लघु बचत करते हैं, वो भी बचत हमारा कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। नेक्स्ट, सेविंग बैंक्स डिपॉजिट, बचत बैंक जमा। ये जो हम लोग करते हैं सेविंग बैंक में डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं, वो भी हमारे पैसे कहाँ जा रहे होते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जा रहा होता है। इसके अलावा जुडिशियल डिपॉजिट्स न्यायालयीन
न्यायालयीन जमा जो होता है वो भी हमारा कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा लास्ट, रिजर्व फंड्स एंड अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, रिजर्व फंड्स एंड अदर डिपॉजिट्स यानी कि विभिन्न आरक्षित निधियाँ और जमा भी हमारा किस में जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा ना, ये वो फंड है जो हमारे डायरेक्टली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा होते हैं, और इसको हम लोग कभी भी अपने सुविधा के हिसाब से बोरो कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।